हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब जम के इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले। बिल्कुल सही कहा। अब हमें डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते ही तभी हमारी तैयारी बेस्ट बनती है, और जब बेस्ट तैयारी करते हैं तो हमारा स्कोर भी क्या होता है, फुल होता है। तो अब से हम डेली 10 क्वेश्चंस MCQ, इसमें मैं क्या लेके आई हूँ, 10 MCQs लेके आई हूँ, और इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, लेकिन अभी मैंने जो शुरुआत करी है वो MCQ से करी। अब हम डेली 10 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र से। समष्टि अर्थशास्त्र में, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये CBSE के प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए हैं। तो इसको ज़रा अच्छे से वो करना, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, तो इसलिए मैं स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर को लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की असत्य विशेषताओं की पहचान करें। इनमें से कौन सी असत्य विशेषताएं कि ये विशेषताएं सही नहीं है? पहला, इसे एक समय अवधि में मापा जाता है। इसे एक समय अवधि में मापा जाता है। पहली बात कि क्या हम इसे एक समय अवधि में मापते हैं? नहीं, इसको हम मापते हैं किसमें? एक निश्चित बिंदु पे मापते हैं। समय अवधि में हम किसको मापते हैं? प्रवाह को मापते हैं। किसको मापते हैं? प्रवाह को मापते हैं। इसमें किसी राष्ट्र की सरकार के पास रखे मुद्रा भंडार को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो सरकार के पास रखे मुद्रा भंडार को सम्मिलित किया जाता है, नहीं, सरकार के पास रखे मुद्रा भंडार को शामिल नहीं किया जाता। यह सदैव किसी राष्ट्र के केंद्रीय बैंकों के पास रखी मुद्रा को दर्शाता है। ये कहता है कि इसमें सिर्फ जो केंद्रीय बैंक के पास रखी मुद्रा वही शामिल है। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें जनता के पास रखी मुद्रा, बैंकों में मांग जमा, वो सब भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि को बेहतर संकेतक है। कहते हैं कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से बेटर है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बेहतर है। मैं इस बात से तो एग्री करती हूँ, क्योंकि वास्तविक में हमें जो हमारा इकोनॉमी में वास्तविक उत्पादन हुआ अर्थव्यवस्था में, उसका हमें पता चलता है। उसके पीछे का रीज़न भी ये होता है, क्योंकि वह कौन सी आधार वर्ष की कीमतों पर निर्भर होता है, चालू वर्ष की कीमतों पर नहीं होता है। सेकंड है, कारण इन्होंने दे रखा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को वर्तमान वर्ष के मूल्य पर मापा जाता है। कि वास्तविक सकल में कौन से मूल्य पर? वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान मूल्य पे नहीं मापा जाता है। कौन से मूल्य पे मापा जाता है? आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है। तो पहला वाला कथन तो सही है, और दूसरे वाला कथन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर C3। नीचे दी गई तालिका में आय के उस स्तर की पहचान करें जहां औसत बचत प्रवृत्ति शून्य है। ये कह रहा है कि जहां पे औसत बचत प्रवृत्ति, यानी कि सीधी सी बात है कि बचत शून्य है। भाई बचत कब शून्य होगी? हमारी इनकम, हमारी आय दो चीजों पे होती है, एक तो C, एक S। या तो हम उपभोग करते हैं या हम क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो अभी जब मान लो मैं अपनी सारी आय का उपभोग कर लूं तो मेरी बचत क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, मेरी बचत क्या होगी? जीरो होगी। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे मेरी बचत जीरो है, क्योंकि आय 100 है और उपभोग भी मैंने क्या कर लिया? 100। तो मेरी बचत क्या हो गई? जीरो। जब मेरी बचत जीरो है तो मेरा APS भी क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उपभोग व बचत एक अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पाद के घटक है। आय का उच्च स्तर प्राय अल्प बचत का कारण बनता है। देखो, पहला बोल रहा है कि आय है ना, उसके दो घटक हैं, एक उपभोग एक बचत। अभी अभी बताया, बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल पूरी तरीके से एग्री करते हैं। आय का उच्च स्तर प्राय अल्प बचत का कारण है। भाई आय जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, ये कह रहे हैं कि बचत कम होती जाएगी। क्या ऐसा होता है? नहीं। भाई आय बढ़ेगी तो हम बचत ज्यादा करेंगे। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, सकारात्मक संबंध है। तो पहले दूसरे वाला कथन गलत है, पहले वाला कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5।
यदि किसी राष्ट्र की सरकार स्फीतिक अंतराल की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है तो निम्नलिखित को सही अनुक्रम। भाई स्फीतिक अंतराल क्या होता है? जब कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती है तो उसको ठीक करना है, तो सरकार क्या करेगी? पहले तो मुझे ये बताओ, सरकार कौन सी नीति के अंतर्गत स्फीतिक अंतराल या मुद्रा जो हमारी मुद्रा की पूर्ति होती है उसको ठीक करती है? ऐसी कौन सी जो उसकी नीति है उसको क्या कहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। तो बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। पहले क्या करेगी वो? करों में वृद्धि करेगी। पहले क्या करेगी? करों में वृद्धि कर देगी। बिल्कुल सही है, कर दो भी करों में वृद्धि। करों में वृद्धि करने से क्या होगा? प्रोज्य आय में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। प्रोज्य आय आपको पता है ना क्या होती है? वो आय जो हम कर के भुगतान करने के बाद हमारे पास बचती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोज्य आय। तो जब प्रोज्य आय कम हो जाएगी तो हमारी समग्र मांग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्लियर है? तो पहला कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। पहले करों में वृद्धि, सेकंड, फिर फर्स्ट प्रोज्य आय में कमी, और फिर थर्ड समग्र मांग में कमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अन्य बात समान रहने पर घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन पर किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये कह रहे हैं कि जब हम घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन पता है ना क्या होता है? जब हम अपनी देश की मुद्रा को, घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में उसके मूल्य में कमी कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है भाई। जब अवमूल्यन किया ही इसलिए जाता है, अवमूल्यन करने के पीछे जो रीज़न होता है ना, वो होता है कि जो हमारी निर्यात है ना, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट, उसको तो बढ़ाना और हमारे इंपोर्ट को क्या करना? कम करना। और इसमें ऐसा होता भी है क्योंकि हमारी मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है, तो हमारे लिए इंपोर्ट करना यानी कि आयात करना महंगा हो जाता है। लेकिन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा जो निर्यात है वो सस्ता हो जाता है, जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती है। कथन क्या कह रहा है? कारण क्या कह रहा है? स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत किसी राष्ट्र का घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी को संदर्भित करता है। ये बिल्कुल सही सही डेफिनेशन दे दी है, परिभाषा दे दी है किसकी? अवमूल्यन की। और ये स्थिर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होता है। देखो अब कथन तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी ना सही क्या नहीं कर रहा? रीजन या कारण नहीं बता रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। कि बात तो दोनों सही बोल रहे हैं लेकिन अभी कथन कारण की सही क्या नहीं दे रहा? व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को डैश में डैश कम कर सकता है। भाई केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को ठीक करना है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? क्या वो बैंक दर को कम कर दे? बैंक दर में मान लो वृद्धि कर दे तो क्या होगा? बैंक दर में वृद्धि कर देगा तो जो हमारा बैंक है वो ब्याज दर में वृद्धि कर देगा। ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगा तो ऋण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ऋण कम हो जाएंगे तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही बोल रहा है, यही बात बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत नहीं है? देखो ये नहीं वर्ड है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। ये कभी बार हम क्या करते हैं, डायरेक्ट है पढ़ के आ जाते हैं और फटाक से आंसर लिख देते हैं। नहीं, पक्का पढ़ लिया करो। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ, क्या हम वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं तो क्या हम विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं कि नहीं करते? भाई मांग तो करनी पड़ेगी, आप बाहर से वस्तुएं मंगवा रहे हो। भारत में रहने वाले विदेशियों द्वारा विदेशों में अपने परिवार को प्रेषित धन, मान लो भारत में कोई विदेशी रह रहा है, अब विदेशों में पैसा भेज रहा है, तो बताओ फिर क्या करना पड़ेगा? विदेशी मुद्रा की मांग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई। ठीक है, विदेश यात्रा पर जाने वाला भारतीय पर्यटक, मान लो आप ही अगले साल विदेश यात्रा पे चले गए, तो आप विदेशी मुद्रा की मांग करोगे कि नहीं करोगे? भाई हम बिल्कुल करेंगे। तो ये तीनों तो मांग हो गई, तो ये बच गई, ये क्या है? ये मांग नहीं है। जैसे शेष वित्त से प्राप्त ऋण, अगर हमें शेष वित्त से ऋण प्राप्त हो रहा है तो हमें तो विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो रहा है ना, तो इससे मांग हुई कि पूर्ति हुई? इससे हमारी पूर्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक सीधी रेखा उपभोग फलन y एक्स पर सकारात्मक अवरोधक बनता है तो इसका तात्पर्य है कि आय के स्तर में वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति, भाई सीधी सी बोल रहा है कि आय के स्तर में वृद्धि के साथ साथ हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, क्या होता है? आय के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो उपभोग होता है वो बढ़ता तो है, बिल्कुल सही बात। आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय की तुलना में उपभोग कम बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं हमारा उपभोग आय की तुलना में कम होता है। तो हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों ही कम होते
चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? डैश विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय बैंक सीमाबद्ध तरीके से विदेशी विनिमय दर में वृद्धि या कमी को नियंत्रित करता है। कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय बैंक इंटरफेयर कर सकता है? स्थिर में क्या होता है? सरकार निर्धारित करती है, ठीक है। नम्य में क्या होता है? बाजार शक्तियों के द्वारा विदेशी विनिमय दर को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है, या हम कहेंगे उसको फिक्स किया जाएगा, ठीक है। प्रबंधित में क्या होता है? जब होता तो नम्य के अकॉर्डिंग है कि भी जैसे जैसे मांग और पूर्ति है वो बढ़ते घटते रहते हैं। तो प्रबंधित में क्या होता है? जब हमारे किसी भी देश का केंद्रीय बैंक इंटरफेयर कर सकता है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जब उसमें क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो ऐसी ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? प्रबंधित नम्य नम्य विनिमय दर प्रणाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।